नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में समाचारों में रहने वाले महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर भी चर्चा किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण 14 मई यानी कि कल शनिवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका उपयोग कर आप इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर परिसीमन को लेकर के जो एडिटोरियल लिखा गया है उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के एक रिपोर्ट आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और फिनलैंड के द्वारा नाटो में शामिल होने का अर्जी दिया गया है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और इसके अलावा इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, जिसका शीर्षक है ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिफाइंग माइनॉरिटी, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एक PIL यानी कि एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति सही नहीं है और यह उसी को चुनौती देता है। और इसी मामले को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर हमारे देश में समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है, इसके क्या प्रावधान हैं और इसको क्यों चुनौती दी जा रही है। अगर हम अल्पसंख्यक कौन है और यह कौन तय करता है इसकी बात करें तो आपको 2 धाराएं याद रखनी है। पहली धारा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F, जो यह कहती है कि अल्पसंख्यक का मतलब इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित समुदाय हैं। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जिन समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है उसे ही इस अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक माना जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C भी इसी तरह की शक्तियां केंद्र सरकार को देती है। यानी कि इसमें भी ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित समुदाय को ही इस अधिनियम में अल्पसंख्यक माना जाएगा। यानी कि ये जो दोनों अधिनियम हैं और उनकी जो दोनों धाराएं हैं, धारा 2F और धारा 2C, वह एक ही बात कहती है, जिसमें यह कहा गया है कि इनके लिए अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब वैसे समुदाय हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि 2005 में केंद्र सरकार ने 5 समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया था, और वे समुदाय थे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। आगे चल करके 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा जैन धर्म को मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। यानी कि अब इस सूची में जो टोटल समुदाय हैं उनकी संख्या 6 है। तो ये 6 समुदाय ऐसे हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। अब यहां पर इसके खिलाफ एक जनहित याचिका यानी कि PIL डाला गया, और इस जनहित याचिका में विशेष रूप से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता पर सवाल उठाया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि यह जो धारा है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत है और यह मनमाना है। तो यहां पर जो PIL डाला गया है वह सीधे तौर पर NCMEI अधिनियम 2004 के धारा 2F को चुनौती देता है और इसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 15, 14, 21, 29, 30 के विपरीत करार देता है। और इसी को लेकर के अभी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के द्वारा इसका जवाब भी दिया गया है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर जो याचिकाकर्ता है उसने यह तर्क दिया है कि केंद्र का जो निर्णय है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी है। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2002 में एक मामले में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, और वो मामला है टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यवार माना जाना चाहिए। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय हो सकते हैं, चाहे वह धार्मिक तौर पर हो, चाहे वह भाषाई तौर पर हो। तो यहां पर जो याचिकाकर्ता है उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में दिया था। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि केंद्र की अधिसूचना ने एक विषम स्थिति देश में पैदा कर दी है, जिसमें केंद्र के द्वारा अल्पसंख्यक के रूप में घोषित समुदायों को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लाभ मिलता है जहां पर वह बहुमत में है। आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और याचिकाकर्ता का यह कहना है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यहां पर याचिकाकर्ता का साफ साफ ये कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिन समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, इसके कारण वैसे राज्य जहां पर अल्पसंख्यक के रूप में घोषित ये समुदाय बहुमत में हैं, वहां पर भी इन्हें अल्पसंख्यकों का लाभ मिलता है, जबकि वैसे समुदाय जो बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, उन्हें जो है उनका सही हक नहीं दिया जाता। और इसी बात को लेकर के यहां पर याचिकाकर्ता ने एनसीएमईआई अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता पर सवाल उठाया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर उसकी राय पूछी है। और यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2 हल्फनामा दायर किया गया है। पहला हल्फनामा 25 मार्च को दायर किया गया था और दूसरा हल्फनामा 9 मई को केंद्र सरकार के द्वारा कोर्ट में दायर किया गया। लेकिन जो दोनों हल्फनामे केंद्र सरकार के द्वारा दायर किए गए हैं, वो दोनों बहुत ही मामलों में अलग हैं। हालांकि इन दोनों हल्फनामों में केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है। जो पहला हल्फनामा 25 मार्च को सरकार के द्वारा दायर किया गया था, जिस पर हमने चर्चा भी किया था, उसमें सरकार ने यह कहा था कि हालांकि एक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है, फिर भी राज्य सरकारें राज्य के अंदर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार का यह कहना था कि राज्यों के अंदर अगर राज्य चाहे तो वह किसी भी समुदाय को धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। और यहां पर केंद्र सरकार ने 2 उदाहरण भी दिए थे। यहां पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया, और उसी तरीके से कर्नाटक सरकार के द्वारा उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। तो यहां पर इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जिसका उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यह बताया अपने पहले हल्फनामे में कि राज्य सरकारें अपने राज्य के अंदर अगर चाहें तो किसी समुदाय को धार्मिक आधार पर या फिर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। तो यहां पर ये सारी बातें केंद्र सरकार के द्वारा अपने पहले हल्फनामे में कही गई थी। लेकिन 9 मई को जो दूसरा हल्फनामा सरकार के द्वारा दायर किया गया है, उसमें राज्यों के शक्ति को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं किया गया है।
हालांकि दूसरे हल्फनामे में भी केंद्र सरकार ने यह कहा है कि उसके पास किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने की शक्ति है। लेकिन दूसरे हल्फनामे में राज्यों का जो पावर है, राज्य के अंदर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का पावर, उसको लेकर के यहां पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला हल्फनामा था उसमें केंद्र ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता के द्वारा जो याचिका कोर्ट में दाखिल किया गया है उसे खारिज कर देना चाहिए। लेकिन दूसरे हल्फनामे में केंद्र ने यह बात नहीं कही है और यहां पर केंद्र ने यह कहा है कि जो जनहित याचिका कोर्ट में डाला गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा हुआ है और केंद्र इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहता है और इसके लिए केंद्र ने कोर्ट से समय भी मांगा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पहला हल्फनामा केंद्र सरकार के द्वारा दायर किया गया था 25 मार्च को, उसमें यह साफ साफ कहा गया था कि केंद्र के पास राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने का शक्ति है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य अपने राज्य के अंदर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं और इसीलिए इस तरह के पीआईएल को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन जो दूसरा हल्फनामा है उसमें सरकार ने यह कहा है कि चूंकि यह जनहित याचिका महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जैसे बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इसीलिए उन्हें वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसीलिए केंद्र सरकार जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहती है और इसीलिए उसे समय मिलना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ने अपने दूसरे हल्फनामे में इस मुद्दे पर अपना जो स्टैंड है उसको स्पष्ट छोड़ दिया है और केंद्र सरकार का कहना है कि कई सामाजिक और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद वह फिर से शीर्ष अदालत में अपना हल्फनामा दायर करेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि बिना विचार विमर्श किए अगर सरकार यहां पर कोई भी निर्णय लेता है तो उसके परिणाम देश में अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो यह बहुत ही जटिल मुद्दा है कि राज्यों को यह अधिकार दे दिया जाए कि वे अपने अपने राज्य में समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की सूची बनानी चाहिए जिसे कि पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इसको यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है विथ डिलिमिटेशन ओवर ए लुक एट दी स्लेट फॉर JNK और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा अपने फाइनल रिपोर्ट को सौंप दिया गया है और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि परिसीमन आयोग के द्वारा जिस तरह के चेंजेस जम्मू कश्मीर में किए गए हैं उसका असर वहां पर क्या देखने को मिल रहा है और क्यों बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जम्मू और कश्मीर के लिए नए सिरे से परिसीमन आवश्यक था क्योंकि राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था और चुनाव केवल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ही हो सकते थे। आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम के पारित होने के पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थीं जिसमें कश्मीर को 46, जम्मू को 37 और लद्दाख को 4 सीटें दी गई थीं। इसके अलावा जो 24 सीटें हैं वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई थीं और इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो यहां पर संख्या होता है 111। लेकिन जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया उसके बाद यहां पर जो सीटों की संख्या है वो घट करके 107 हो गई क्योंकि लद्दाख की जो 4 सीटें हैं वो यहां से माइनस हो जाती हैं। और यहां पर जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है उसने जम्मू और कश्मीर के लिए सीटों की संख्या को बढ़ा करके 114 कर दिया था। यहां पर जो 90 सीटें हैं
वह जम्मू और कश्मीर के लिए आवंटित की गई थी और इसके अलावा जो 24 सीटें हैं वह पहले की तरह ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई थीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों को बढ़ा दिया गया था और उसकी संख्या 114 कर दिया गया था और इसके बाद वहां पर परिसीमन आवश्यक हो गया था। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम के पारित होने के पहले जम्मू और कश्मीर में जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे उनका परिसीमन भारत के संविधान के द्वारा किया जाता था, जबकि विधानसभा की सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। यानी कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के पहले वहां की विधानसभा की जो सीटें थे उनका परिसीमन जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत होता था, जबकि जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे उनका परिसीमन भारत के संविधान के अनुसार किया जाता था। लेकिन 2019 में जम्मू और कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी उसको निरस्त करने के बाद चाहे वह विधानसभा की सीट हो या फिर संसदीय सीट हो, दोनों सीटों का जो परिसीमन है वह भारत के संविधान के द्वारा शासित होता है। और परिसीमन को करने के लिए 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई थे। और इस आयोग में इनके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 5 सांसद सहयोगी सदस्य के रूप में इसके सदस्य थे। और इसी आयोग के द्वारा अपना फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट कर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या बदलाव किए गए हैं इस पर आपने पहले भी चर्चा को सुना है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। यहां पर विधानसभा की सीटों में बदलाव किए गए हैं और आयोग ने 7 विधानसभा की सीटों को जोड़ा है और इन 7 सीटों में से जम्मू को 6 सीटें मिली हैं और कश्मीर को 1 सीट मिली है। यानी कि अभी जम्मू की जो सीटें हैं वो बढ़ करके 43 हो जाएंगी और कश्मीर की जो विधानसभा की सीट है वह बढ़ करके 47 हो जाएगा। इसके अलावा आयोग ने मौजूदा विधानसभा की सीटों की संरचना में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। कश्मीरी पंडित को लेकर के आयोग का यह कहना है कि विधानसभा में जो कश्मीरी प्रवासी हैं उस समुदाय में से कम 2 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करना चाहिए। और इसने यह भी सिफारिश किया है कि केंद्र को जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहिए। यहां लोकसभा की सीटों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं आयोग के द्वारा। आयोग ने अनंतनाग और जम्मू सीट के लिए सीमाओं को फिर से खींचा है। जम्मू का पीर पंजाल क्षेत्र, जिसमें पुंछ और राजौरी जिले शामिल हैं और वे पहले जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा थे, उन्हें अब कश्मीर में अनंतनाग सीट में जोड़ दिया गया है। साथ ही श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में एक सिया बहुल क्षेत्र को भी घाटी में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है। तो यहां पर ये सारे बदलाव परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए हैं। इस एडिटोरियल में इस मुद्दे को उठाया गया है कि आखिर परिसीमन आयोग के रिपोर्ट को सौंपने के बाद से जम्मू कश्मीर में इसका विरोध क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसका विरोध क्यों कर रही हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस आयोग का विरोध शुरू से ही किया जा रहा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरुआत में 5 राज्यों में परिसीमन की बात कही गई थी, लेकिन जब बाकी राज्यों ने इसका विरोध किया तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके बाकी 4 राज्यों को इस सूची से हटा दिया गया। यानी कि अभी जो परिसीमन है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर का ही हो रहा है। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर क्षेत्र में पूरी आबादी का 56% हिस्सा रहता है, जबकि विधानसभा में उसका जो प्रतिशत है वो मात्र 52% है। अभी जो यहां पर रिपोर्ट सौंपा गया है आयोग का उसके अनुसार यहां पर इनका कहना है कि जम्मू क्षेत्र में राज्य की जनसंख्या का 44% निवासी निवास करते हैं, लेकिन उसकी जो हिस्सेदारी है विधानसभा में
वह 48% हो जाएगा। और यहां पर इसको लेकर के क्षेत्रीय दलों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। यहां पर उनका कहना है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। यहां पर इन पॉलिटिकल पार्टीज का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्म अवकाश के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है। इस पर सुनवाई होगी उसमें, और यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो यहां पर परिसीमन का जो कवायद है उसको पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मुद्दे अभी भी बाकी हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों का यह कहना है कि उन्हें फुल स्टेट का दर्जा चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नेताओं पर, वहां के लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा किया गया है वह गलत है। सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है और परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट है वह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो इन सभी मुद्दों को यहां पर समझने की आवश्यकता है और इसको आधार बना करके आपको इसको पढ़ना है। आइए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है उज्ज्वला एलपीजी स्कीम 90 लाख बेनिफिशियरी डोंट टेक रिफिल, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीति से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर चर्चा की जा रही है उज्ज्वला योजना को लेकर के। आप सभी को पता है कि यह सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना है और यहां पर एक आरटीआई के आंसर में यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे उसमें से 90 लाख लोगों ने रिफिल गैस सिलेंडर नहीं लिया है। यानी कि एक बार उन्होंने सिलेंडर को यूज तो किया लेकिन दूसरी बार उन्होंने सिलेंडर के लिए ऑर्डर नहीं दिया और इनकी संख्या लगभग 90 लाख है। यहां पर इसी में यह कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया था लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बार रिफिल कराया है, उसके बाद उन्होंने भी गैस सिलेंडर लेना बंद कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। हमें यह सोचना होगा कि आखिर लोगों के द्वारा क्यों गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं कराया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था और यहां पर यह लक्ष्य रखा गया था कि मार्च 2020 तक इस योजना के तहत पूरे देश में 8 करोड़ कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और इसी से उत्साहित होकर के इस योजना का दूसरा भाग 2021-22 में लॉन्च किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि 8 करोड़ के बाद 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन इसके दूसरे भाग में दिए जाएंगे। तो अभी तक लगभग इस योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। लेकिन यहां पर जो आंसर आया है आरटीआई का उसमें यह कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार ही सिलेंडर को रिफिल कराया है और 90 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी, यानी कि जो सिलेंडर उनको कनेक्शन मिलने के साथ मिलता है उसके बाद उन्होंने कोई भी दूसरा सिलेंडर यहां पर नहीं लिया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी साल मार्च में लोकसभा में सरकार के द्वारा दायर एक जवाब के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी की खपत प्रति कनेक्शन सालाना 3.66 रिफिल है। यानी कि जितने लोगों को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं उन सभी लोगों के द्वारा अगर हम उसका एवरेज देखें तो सालाना मात्र 3.66 सिलेंडर को ही रिफिल कराया जाता है, जो कि काफी कम है। अगर हम इस योजना की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों के द्वारा कोयले का उपयोग किया जाता था खाना बनाने के लिए, लकड़ी का उपयोग किया जाता था, जिससे बहुत सारी महिलाएं बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाती थीं। प्रदूषण भी एक समस्या था इसके कारण, और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। अगर हम पूरे देश में क्लीन फ्यूल के यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पर 70.4% लोगों के द्वारा क्लीन फ्यूल यूज किया जाता है, यानी कि गैस सिलेंडर यूज किया जाता है। उसी तरीके से केरला में 72.1% लोगों के द्वारा, पंजाब में 76.7% लोगों के द्वारा, सिक्किम में 78% लोगों के द्वारा
और कर्नाटक और महाराष्ट्र में 79.7% लोगों के द्वारा क्लीन फ्यूल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, यानी कि इनके द्वारा एलपीजी, नेचुरल गैस या फिर बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम वैसे स्टेट की बात करें जहां पर क्लीन फ्यूल का यूज सबसे कम होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे आगे वेस्ट बंगाल है, जहां पर खाना बनाने के लिए सिर्फ 40.2% लोग ही क्लीन फ्यूल यानी कि एलपीजी, नेचुरल गैस, बायोगैस का उपयोग करते हैं। उसके बाद राजस्थान, असम, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा का स्थान है। तो ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसके क्या कारण हैं, इसको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो यहां पर इसका जो सबसे बड़ा कारण यह पता चलता है कि सिलेंडर के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े हैं और इसीलिए बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं उनके द्वारा सिलेंडर को नहीं खरीदा जा रहा है। यहां पर कोविड-19 महामारी का जो प्रभाव है वो भी देखा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, उनकी इनकम में कमी आई है, जिसके कारण लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वे फुल पैसा देकर के सिलेंडर को भरवा सकें। आपको ध्यान में रखना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 मुफ्त एलपीजी रिफिल प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसे कि उनके द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इन लोगों के द्वारा 3 मुफ्त सिलेंडर लेने के बाद चौथा सिलेंडर नहीं लिया गया है, क्योंकि चौथे सिलेंडर से उन्हें पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तरफ तो सिलेंडर के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं जिनको इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया था, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे सिलेंडर का पूरा पैसा देकर के उस सिलेंडर को खरीद सकें। तो यहां पर जो इस योजना की कमियां हैं उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फिनलैंड लीडर्स इन फेवर ऑफ सीकिंग नाटो मेंबरशिप, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि फिनलैंड के नेताओं के द्वारा नाटो में शामिल होने की बात कही गई है, वे इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रूस है और ये रहा फिनलैंड, और जिस तरीके से रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है उसको देखते हुए फिनलैंड ने यह फैसला किया है कि वह नाटो का सदस्य बनेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है और यहां पर उनका यह भी कहना है कि जो अन्य नॉर्डिक देश हैं वे भी जल्द ही नाटो की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम नॉर्डिक देशों की बात करते हैं तो वे देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। और यहां पर फिनलैंड का यह कहना है कि जो अन्य नॉर्डिक देश हैं वे भी जल्द ही नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। जिस तरीके से रूस के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है उसको देखते हुए ये जो छोटे देश हैं वे डरे हुए हैं और इस कारण से वे जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। हालांकि रूस के द्वारा इसका विरोध किया गया है। रूस का कहना है कि अगर फिनलैंड और अन्य नॉर्डिक देश नाटो में शामिल होते हैं तो रूस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो कि पूरे यूरोप के लिए सही नहीं होगा। ये जो फैसला इन देशों के द्वारा लिया गया है वो काफी प्रमुख हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी भी नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। और अगर ऐसा होता है तो यह यूरोप की पूरी तरीके से सुरक्षा परिदृश्य को बदल देगा। आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन के द्वारा 200 से भी अधिक वर्षों से किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बना गया है, जबकि फिनलैंड ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के हार के बाद से किसी भी गुट में शामिल होना पसंद नहीं किया, यानी कि फिनलैंड भी अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उसको देखते हुए अब ये देश समझ गए हैं कि उन्हें नाटो की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा में इन्हें रहना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यहां पर रूस बाल्टिक सागर में और आर्कटिक में
नाटो देशों से घिर जाएगा, जो कि रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यहां पर जिस तरीके से नॉर्डिक देशों के द्वारा नाटो में शामिल होने की बात कही जा रही है, वह कहीं ना कहीं रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप देख सकते हैं कि रूस पहले से ही नाटो देशों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, चाहे इस्टोनिया हो, लातविया हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, हंगरी हो, उसके आसपास के जितने भी देश हैं वे अभी नाटो के सदस्य हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि रूस पूरी तरीके से नाटो देशों से घिरा हुआ है और रूस नहीं चाहता है कि जो बचे हुए देश हैं, चाहे यूक्रेन हो या फिर बेलारूस हो, वे जो हैं नाटो के सदस्य बने। आप देख सकते हैं कि अभी तक फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नाटो के सदस्य नहीं थे, लेकिन रूस के द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया गया, उससे डरते हुए ये देश भी अब नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं रूस के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी समुदाय को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है? इस पर चर्चा करते हुए भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करें। तो जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं, आप उसकी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है, कौन कौन सी धाराएं हैं, आप उसकी यहाँ पे चर्चा करें। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं, उस पर भी आप यहाँ पर चर्चा करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिनलैंड और अन्य नॉर्डिक देशों के नाटो में शामिल होने से रूस पर इसका असर क्या पड़ेगा, विश्लेषण करें। तो आपको यहां पर दिखाना होगा कि किस तरीके से अगर फिनलैंड और अन्य नॉर्डिक देश नाटो में शामिल हो जाते हैं तो यहां पर रूस पूरी तरीके से नाटो देशों से घिर जाएगा। रूस हमेशा से यह प्रयास करता है कि नेटो का जो विस्तार है वह उसके पड़ोस में ना हो। तो इन सभी बातों का आप यहां पर जिक्र कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन टॉपिक को जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।